ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। बंगाल जल रहा है। मुर्शिदाबाद से लगातार खबरें आ रही हैं, कई वीडियोस सामने आ रहे हैं, तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि किसका हाथ है। क्या ये साजिश पहले से थी? साजिश थी तो किसकी थी? क्या इसमें देश से बाहर के लोगों का भी हाथ है? और अगर है तो कैसे किया गया, कहां से किया गया और कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है? इन सारे मसलों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर जी मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अंकुर जी, ये जो खबरें, हालांकि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की कोई घटना हुई हो हिंदुस्तान में, लेकिन फिर भी इस प्रकार की जब घटना होती है तो तमाम सवाल खड़े होते हैं और फिर शक की सुई बाहरी तत्वों की तरफ भी चली जाती है जो गैर मुल्कों में बैठे हुए। बिल्कुल, ये काफ़ी दुखद भी घटना है क्योंकि देश में कहीं भी अगर कोई दंगे होते हैं, जो लोग मारे जाते हैं, तो काफ़ी एक मतलब निंदनीय घटना है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जो खबरें आई हैं वो खबरें ये हैं कि जो बंगाल में जो हिंसा हुई उसमें जो सूत्रों के हवाले से बेसिकली खबरें जो कई मीडिया रिपोर्ट्स में कोट किया गया है कि इसमें कुछ बांग्लादेशी तत्व भी शामिल थे जो बाहर से आए थे बॉर्डर पार। तो वो भी शामिल थे, जिससे फिर ये जो कुछ फैनेटिक एलिमेंट जो शामिल हुए उसके बाद फिर ये पूरा इसने दंगे का रूप लिया। तो अब बंगाल हिंसा के बाद अभी 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 150 से ज़्यादा घायल हैं। और फिर चूँकि ये मामला जब बढ़ा, नेशनल मीडिया में आया, तो उसके बाद जो केंद्र सरकार थी उसने भी राज्य सरकार से बात की। तो राज्य सरकार को भी कोलकाता हाई कोर्ट से, कलकत्ता हाई कोर्ट से दिशा निर्देश मिले। तो अब जो बीएसएफ है और सीआरपीएफ और जो बाकी आरएएफ, तो ये तमाम जितने भी सुरक्षा बल हैं, इनकी करीब 17 कंपनियां तैनात की गई हैं उन इलाकों में। और लेटेस्ट अपडेट ये भी है कि मुर्शिदाबाद के बाद 24 परगना में भी कुछ हिंसा की खबरें हैं, जो कुछ छिटपुट वैसी हिंसा की हुई है। तो कुल मिला के स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन अभी नियंत्रण में है। नियंत्रण में इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि कोई फर्दर जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ नहीं हुए हैं। अभी केवल 3 लोगों के मौत की खबर है और 150 से ज़्यादा लोग घायल हैं। लेकिन ये भी दुखद बात है कि कुछ लोगों को पलायन भी करना पड़ा, जैसा कि होता ही है कि जब इस तरह की आप समाज में इस तरह की घटना होती है तो उसके बाद कोई ना कोई वर्ग सुरक्षा हर कोई चाहता है और सुरक्षित हो। तो उसमें पलायन भी हुआ है, जो एक बड़ा मुद्दा बीजेपी बनाने की कोशिश करेगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी ने का हाथ है भड़काने में। दूसरा बीजेपी का ये आरोप है कि जो तुष्टीकरण की नीति है ममता बनर्जी की, कहीं ना कहीं वो इसका जिम्मेदार, कहीं ना इसकी जिम्मेदारी बीजेपी का आरोप। इसमें बाहरी तत्वों के हाथ की जब बात आ जाती है तो क्या ये इस तरीके से है कि इसकी प्लानिंग वहाँ से बांग्लादेश में बैठकर की गई, या फिर जो बांग्लादेश से वहाँ से निकल करके हिंदुस्तान में आ जाते हैं बड़ी संख्या में और दाखिल तो वहीं से होते हैं बंगाल से, तो क्या वो लोग हैं इसलिए ये बात कही जा रही है? इसको हम कैसे देखें? देखिए, सबसे पहली बात तो मेरा मानना ये है कि जो बांग्लादेश का और इंडिया का जो बॉर्डर है अभी भी पोरस है। कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि ठीक है 10-11 सालों में सरकार ने काम किया, इन्फिल्ट्रेशन रुकी भी है, असम में रुकी है, लेकिन असम हो या बंगाल हो, कुछ कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल कंट्रोल करना मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बांग्लादेश का इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा मौजूदा बीजेपी सरकार के टाइम में नहीं है, ये सालों साल पुराना मुद्दा है। तो इसे चाहे टीएमसी की गवर्नमेंट हो, केंद्र में अगर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये नेशनल सिक्योरिटी का एक इशू है। तो मुझे लगता है कि सरकारों को पहले तो बॉर्डर को सील करना चाहिए पूरी तरीके से। जहाँ नदी नाले हैं, जहाँ आपको लगता है कि नदियाँ हैं, वहाँ भी कुछ ना कुछ रास्ता समाधान खोजा जाना चाहिए, उसका भी रास्ता काम होना चाहिए। देखो, कहीं ना कहीं जब आप पूरी तरीके से, अमेरिका ने मैक्सिको के बॉर्डर पे अपनी दीवार बनाई ना, पोलैंड ने अपनी दीवार बनाई अपनी सीमा पर, तो उसी तरह इज़राइल ने भी अपनी दीवार बनाई। तो मैं उन्हीं का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जब हम नेशनल सिक्योरिटी का इशू आता है तो हमें दीवारें बनानी पड़ती हैं, वो मजबूरी होती है। वो सर्विलांस सिस्टम ऐसा हो जो इज़राइल में है या पोलैंड में है या अमेरिका में भी है,
तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। जो आपने सवाल उठाया कि जो मीडिया रिपोर्ट्स में बात आई है, मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट थे जो भड़का रहे थे। देखिए, ये बात में हो सकता है, इसमें कोई सच्चाई हो सकती है इस खबर में, हालांकि इसकी तस्दीक तो अभी उस तरह से नहीं हो पाई, लेकिन बाहर से लोग आएंगे, जब आपका बॉर्डर खुला होगा तो बाहर से लोग आएंगे, वो आपके देश में या राज्य में आके कुछ भी किसी तरह का भी धार्मिक उन्माद फैला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब इस हिंसा का सबसे बड़ा सबक टीएमसी के लिए भी, बीजेपी के लिए भी ये होना चाहिए कि कम से कम हम अपने बॉर्डर को सुरक्षित करें। और दूसरी बात ये है कि जो अभी मौजूदा हालात हैं उसमें मुझे लगता है कि अभी सामान्य होने में काफ़ी समय लगेगा। सामान्य होने में समय लगेगा, लेकिन एक चीज़ जो हम जब हम इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स जो होते हैं उस पर जब हम बात करते हैं तो एक तो ये होता है कि सीधे युद्ध लड़ा जाता है, दूसरा ये होता है कि वहाँ पर किसी भी मुल्क में अगर उसको कमज़ोर करना है तो वहाँ भीतर से अशांति फैला दो, गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं। तो हाल में बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है या बांग्लादेश का भारत के प्रति जो रुख देखने को मिला है, शायद वो चीज़ें भी इस तरफ इशारा करती हों, चाहे फिर वो चिकन नेक की बात हो मोहम्मद यूनिस की तरफ से, या फिर वहाँ पर पाकिस्तान जो है वहाँ पर काम कर रहा है, पाकिस्तानी फोर्स अब वहाँ पर वहाँ के पायलट्स को ट्रेनिंग देने में जुटी हुई है, ऐसी खबरें भी आई हैं। देखिए, जब अशांति होती है तो उसमें ऐसे लोग तत्व फ़ायदा उठाते हैं। मौजूदा बांग्लादेश की जो सरकार है यूनुस के कार्यकाल में, इसमें इस बात की कोई दो राय नहीं है कि इस गवर्नमेंट के पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है, इस गवर्नमेंट के पास कोई विज़न नहीं है कि जो बांग्लादेश के सेकुलर सिद्धांत हैं उनका पालन करना है या नहीं करना है, उनको कैसे हैंडल करना है। तो इस तरह के जो एलिमेंट है, देखा आपने कि जैसे ही शेख हसीना की सरकार गई उसके बाद हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो जमीयत उलेमा है, वहाँ पे एक जमीयत उलेमा बांग्लादेश जो कि पार्टी है, उसके जो जितने भी फ्रिंज एलिमेंट्स थे वो सक्रिय हो गए, उन्होंने भी हिंदुओं पर अटैक किए। इवन एक आज भी खबर आई थी कि हिंदुओं की कुछ दुकानें थी उन पर अटैक किया गया है। तो इस बात से कोई इनकार नहीं है कि जो बॉर्डर है पूरा, मुर्शिदाबाद हो गया, कूच बिहार हो गया, उसके आसपास कोई रिलीजियस बाइगट यानी कि कट्टर मुस्लिम संगठन या कुछ ऐसे एलिमेंट सक्रिय ना हो, वो 100% हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह मोहम्मद यूनुस का ढूलमूल वाला रवैया है, जो रवैया है उनका, बिल्कुल वो एक लगता नहीं कि उन्होंने कभी अमेरिका में जाके भी काम किया है या दुनिया के बड़े बेहतरीन संस्थानों के साथ काम किया है। वो बिल्कुल एक जैसे कोई सरेंडर की मुद्रा में होता है कि फ़ौज के सामने सरेंडर कर दूं या फिर मैं जो वहाँ के जो कट्टरपंथी ताकतें हैं बांग्लादेश की उनके सामने सरेंडर कर दूं, वो उस मुद्रा में है। तो उस मुद्रा में तो उनसे कोई उम्मीद नहीं है इस बात की कि वो कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे उनके कंट्री में भी इस तरह की बात शुरू हो या इस तरह का उन पर कर्ब हो, यानी कि जो इस टाइप के फ्रिंज एलिमेंट हैं उन पर कसाव हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो आप बात कह रहे हैं कि क्या ऐसे जो तत्व हैं वो हमारे भारत में आ सकते हैं, इसकी संभावना है, बिल्कुल है। क्योंकि जब सरकार की उस तरह से लेजिटिमेसी नहीं होती, इकबाल नहीं होता किसी भी सरकार का, तो फिर जो कट्टरपंथी ताकतें होती हैं वो फ़ायदा उठाती हैं। तो जाहिर है कि इसका फ़ायदा भी कट्टरपंथी जो बांग्लादेश की ताकतें हैं वो उठा रही हैं। और जिस वीडियो का मैंने आज जिक्र करा, जो शायद है भी, कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं की कुछ दुकानें थी उनको तोड़फोड़ आज की गई है, तो वो भी एक खबर है। तो अपने आप में इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि बांग्लादेश में कहीं ना कहीं जो उथल पुथल है उससे हमारा बॉर्डर जो है असुरक्षित हो गया है। और वहाँ पे उसका असर तो है, असर है बॉर्डर पर। अगर आप कहें कि बॉर्डर पर असर नहीं होगा, नहीं, बॉर्डर पर असर है। यही वजह है कि जब ये बात उठती है, बांग्लादेशी इन घुसपैठियों की बात उठती है, तो मेरा मानना ये है कि हमें टॉप प्रायोरिटी पे लेके, जैसे अमेरिका भी दीवार जो अधूरा काम रह गया था सेकंड कार्यकाल में, ट्रम्प भी तो बना रहे हैं ना। हाँ। तो आपको भी अपना बॉर्डर सुरक्षित करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि मोहम्मद यूनुस का जो रवैया है वो डुलमुल है और वहाँ जो चल रहा है वो सरेंडर की मुद्रा में। तो वहाँ ये एक बात और तब सामने आई जब वहाँ पर बांग्लादेश में जिस तरीके का बवाल मचा, जिस तरीके का, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ है।
तो ये खबरें सामने आई कि इसमें पाकिस्तान अपना हित देख रहा है और पाकिस्तान ने भी इसमें कहीं ना कहीं उसका भी इसमें दखल अंदाजी रही और उसने वो जो दर्द उसको था बांग्लादेश के अलग होने का, उसका बदला भी उसने यहाँ पर लिया और वहाँ अब वो चाहता है कि वहाँ उसकी दखलंदाजी हो जाए, उसकी सत्ता में उसकी दखलंदाजी हो और वो फिर भारत को घेरने का काम वहाँ से भी करे। देखिए, पाकिस्तान की जो अभी फॉरेन पॉलिसी है बांग्लादेश को लेके अगर हम बात करें तो उसका साफ मानना ये है कि बांग्लादेश का जो मौजूदा रिजीम है वो उसके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। उसकी वजह ये है कि अभी कुछ महीनों पहले जब से मोहम्मद यूनिस आए हैं, वीज़ा की कुछ रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म हुई हैं। अब पाकिस्तान के लोग आराम से इधर आ सकते हैं, बांग्लादेश और बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान जा सकते हैं। एक तो वो शुरू हुआ है। दूसरा, ISI हमेशा एक मौका देखना चाहती है। जब अफ़गानिस्तान में तालिबान आए तभी उसे एक मौका नज़र आया, हालांकि वो पूरा खेल उल्टा पड़ गया। अब उसे लगता है कि बांग्लादेश में एक मौका है, बांग्लादेश में जो वहाँ की सरकार है उसका इन्फ्लुएंस किया जाए। बांग्लादेश की जो कट्टरपंथी संगठन है जमात इस्लामी उसको कहीं ना कहीं अपने ग्रिप में लिया जाए। तो ये तमाम टैक्टिक्स जो हैं पाकिस्तान की हमेशा से रही हैं। तो इस बात का, जैसे नेपाल में के जो भी कुछ बॉर्डर इलाके थे जहाँ पे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि वहाँ पे जो ISI सक्रिय होने की कोशिश कर रही थी, तो ISI को लगता है कि जहाँ भी मुस्लिम मेजोरिटी में है, कुछ कट्टरपंथी हैं, कोई वहाँ अपना बेस बनाए और फिर जो उसका टारगेट है हमेशा इंडिया, तो इंडिया के खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साजिश रचे। तो ये तो उसकी मोडस ऑपरेंडी है, इसमें कोई नई बात नहीं है, वो हमेशा ऐसा करेगी। तो ये क्या अतिशयोक्ति वाली बात हो जाएगी कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मिलकर ये इस प्रकार का जो बंगाल में घटनाक्रम हो रहा है, उन दोनों का हाथ इसमें है? क्या ये अतिशयोक्ति लेकिन मैं ये तो अभी मैं कह नहीं सकता क्योंकि मेरे पास अभी कोई इस तरह की कुछ डेटा नहीं है। बट इस बात को इनकार भी नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे एलिमेंट ISI वगैरह वो बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी संगठन है उनके संपर्क में नहीं होंगे। ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि हिंदुओं पे जो बांग्लादेश के अटैक हुआ है वो अपने आप में आप देख सकते हैं कि वो भी जिस तरह से टारगेट किया गया है वो कहीं ना कहीं ISI कुछ कट्टरपंथी बांग्लादेश के संगठन वो उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि ऐसा नहीं हो रहा होगा। रही बात बॉर्डर की, बिल्कुल अगर ISI को हमेशा मौका नज़र आता है कि चाहे वो नेपाल का बॉर्डर हो, बांग्लादेश का बॉर्डर हो, अगर वहाँ उसे कुछ एडवांटेज मिले, कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग मिलें जो उसके काम को आसान कर दे, कुछ इन्फिल्ट्रेशन कर दे या कुछ लोगों को ISI भड़का दे, तो ऑब्वियसली इसमें तो मतलब वो तो करेगी ये काम, वो करेंगे ये काम। तो कुल मिलाकर जो हालात जो हैं वो भी अभी कह सकते हैं कंट्रोल में हैं, लेकिन उतने कंट्रोल में हैं भी नहीं और उसके ऊपर सख्ती होना चाहिए। लोगों को इस बात के लिए मुतमईन होना चाहिए कि वो सुरक्षित हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जात पात के लोग क्यों ना हों। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आप समझे होंगे कि कैसे जो बॉर्डर है वहाँ से कैसे दूसरे मुल्क में स्थिति बिगाड़ी जा सकती है या बिगाड़ने की कोशिश होती है। ये आज नहीं, कई सालों से हम देखते आए हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो, चर्चा कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।